नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। और अब विस्तार से खबरों पर बात। खबर कानपुर से है। भीषण ठंड के कारण लोगों की वहां पर मौतें हो रही हैं। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज सबसे ज्यादा परेशान। कानपुर की लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान ऐसे मरीजों से पटा पड़ा है। ब्लड प्रेशर, शुगर, सीने में दर्द जैसी शिकायतें लेकर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। इलाज कराने के लिए आए कई मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 4 दिनों में 26 लोगों की मौत केवल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में इलाज के दौरान हुई है, जबकि 30 लोगों ने कार्डियोलॉजी पहुंचने के पहले ही दम तोड़ दिया। डिपार्टमेंट के भीतर पिछले 4 दिनों में 26 लोगों की जान गई और 30 वहां पर पहुंचने से पहले ही काल के गाल में समा गए। दिल और दिमाग पर ठंड का अटैक, कोल्ड अटैक। 7 मौतें 5 जनवरी को अस्पताल के भीतर हुई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही 15 लोगों की जान चली गई। कार्डियक अरेस्ट के सबसे ज्यादा मामले हैं। एक दिन में हार्ट अटैक से 11 मौतें हुई हैं। एक दिन में ब्रेन स्ट्रोक से 4 रोगियों की मौत हुई है। कारण क्या है जो रिपोर्ट आई है इन मौतों की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 723 हृदय रोगियों का इलाज फिलहाल इस संस्थान में जारी है। पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है कानपुर में। और ये देखिए यहां पर किस तरह से लोग भर्ती हैं, कैसे उन पर ठंड ने आक्रमण किया है, कैसे उनको नुकसान पहुंचाया है। पता नहीं, हम लोग नहीं जानते। अभी लेके आए सुबह। मेरी मम्मी, लेकर आए उनको। मेरी मम्मी। पता है आपकी मम्मी क्या परेशानी हुई हुई? रात में दिक्कत हुई, एकदम से सर्दी लग गई थी उनको। बीपी काफी बढ़ गया था, 250 143 बता रहा था बीपी। फिर यहाँ पर लाए तो इलाज हुआ यहाँ पे? हाँ, इलाज हुआ तब ये तुरंत। अभी डॉक्टर ने क्या बताया? नहीं, एक्सपायर होंगी मम्मी तो। एक्सपायर हो। कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा की माने तो भीषण सर्दी के चलते नसें जो है शरीर की वो सिकुड़ रही हैं। इसके कारण समस्या बढ़ रही है। उन्होंने लोगों से खान पान में सुधार करने के साथ साथ अपनी दिनचर्या को सही करने की भी सलाह दिया। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान ने डेटा जारी किया है। उसके बाद चिंता की लकीरें अब एडमिनिस्ट्रेशन के भी माथे देखी जा सकती हैं। हमारे साथ हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर विनय कृष्णा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और अब तो ये जानलेवा होती जा रही है। क्या डेटा निकल रहा है, कितने लोग की मौत अब तक हो चुकी है? पिछले 4 दिनों में जब तेज़ी से ठंड बढ़ी है तो कल के डेटा में 7 मरीजों की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और 15 ब्रॉड डेड हमारे संस्थान में आए हैं। पिछले 4 दिनों का डेटा की अगर बात की जाए तो किस तरह से डेटा रहा? 26 मरीज पिछले 4 दिन में कुल मृत्यु को प्राप्त हुए, जिनका इलाज चल रहा था हमारे संस्थान में। और 30 लोग जो है वो ब्रॉड डेड लाए गए इस संस्थान के अंदर पिछले 4 दिन में। अच्छा, जो 26 का आंकड़ा आप 4 दिन का बता रहे हैं, ये इनको क्या दिक्कत क्या हुई थी, क्या परेशानी हुई थी? ये सब हार्ट अटैक के पेशेंट थे, जिन लोगों को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ थी, कॉर्नरी आर्टरी में रुकावट थी। और ठंड में जब आर्टरियाँ सिकुड़ जाती हैं तो अगर मान लीजिए किसी को 50% का ब्लॉकेज है तो वही 50% का ब्लॉकेज ठंड में 80% तक पहुँचने की संभावना होती है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज बढ़ जाता है ठंड में, वो एंजाइना और हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। आप ये कह रहे हैं कि जो ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उससे चलते अब ठंड जानलेवा होती जा रही है, लोगों की मौत ज़्यादा हो रही है। हाँ, यही मुख्य कारण है। और इसके बैकग्राउंड में ये भी है कि जो कोरोना काल इतना लंबा चला, इसमें कि काफ़ी लोगों को कोरोना हुआ, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनके कि हार्ट पे भी कोरोना का असर पड़ा, मायोकार्डाइटिस हुई, हार्ट वीक हुआ। अतः उन लोगों को जो भी इस प्रकार की समस्या होती तो और गंभीर दशा दिखाई देती है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एक बुरी खबर यह है कि यूपी में बर्फीली हवाओं का दौर अभी जारी रहेगा। 7 जनवरी तक घने कोहरे और ठंड की चेतावनी है मौसम विभाग की। 3 डिग्री तापमान के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे सर्द मौसम संभल का दिखाई दिया, सामने आया, रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा जो सर्द शहर रहा वो संभल रहा 3 डिग्री सेल्सियस के साथ। झांसी में तापमान 3.9 डिग्री रहा, रामपुर में 4 डिग्री सेल्सियस, कानपुर नगर में 4.4 डिग्री सेल्सियस, अयोध्या और मुजफ्फरनगर में 4.5 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी में 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। और इसके अलावा कई अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के भी नीचे चला गया।
बर्फीली हवाओं का सितम जारी, आगे भी जारी रहने का अनुमान है मौसम विभाग का। कम से कम 7 जनवरी तक, कल तक बर्फीली हवाएं चलती रहेंगी उत्तर प्रदेश में। देखिए आप तस्वीरें, घना कोहरा और सर्द हवा, सर्द मौसम, तापमान बहुत कम। राहत पाने के लिए लोग अलाव जला रहे हैं, लकड़ियां जला रहे हैं, सड़क के किनारे आग ताप रहे हैं, जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। 7 जनवरी तक ऐसा मौसम रहेगा, यह अनुमान है मौसम विभाग का। इधर उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। 16 मार्च से परीक्षाएं वहां पर शुरू होंगी। 6 अप्रैल को ये परीक्षाएं समाप्त होंगी। 16 मार्च से शुरू होंगी और 6 अप्रैल को उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होंगी। लगभग 20 दिनों तक उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं चलेंगी। घोषित परीक्षाएं उत्तराखंड में बोर्ड की 16 मार्च से शुरू होकर परीक्षाएं 6 अप्रैल तक चलेंगी उत्तराखंड बोर्ड की। ये ताजा अपडेट उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। परीक्षा की तिथियां घोषित हो गई है। 16 मार्च से परीक्षा शुरू होगी और 6 अप्रैल तक जाएगी। उत्तराखंड बोर्ड के अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा। परीक्षा की तारीखें घोषित, 16 मार्च प्रारंभ, 6 अप्रैल अंत बोर्ड परीक्षाओं का। देवभूमि में धंसता शहर, हर क्षण दहशत। बेघर हो गई हूँ, जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गई। भाई यार हम यहाँ आपदा में फंसे पड़े हैं, क्या किया जाए? सब कहाँ जाए? सैकड़ों घरों में दरार। एक कॉल पर जो है 1,500 आदमी सड़क पर आ गए। तो इससे जो है स्थिति की संवेदनशीलता का, गंभीरता का पता चलता है। खौफ में 22,000 लोग, 90% जोशीमठ खतरे में। क्या तबाह हो जाएंगे 600 घर? जोशीमठ पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा। जोशीमठ को बचाना है। इधर जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण जिला प्रशासन ने हेलंग बाईपास निर्माण कार्य, एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य और नगर पालिका के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। साथ साथ जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भी बंद कर दिया गया है। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्यों की वजह से बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। मौके से हमारे संवाददाता रवि केंतुरा की रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट है और एबीपी गंगा पल पल के अपडेट दे रहा है कि जोशीमठ में जिस तरीके से घरों में, होटल में और वहां पर दरारें आई हैं, लोग दहशत में हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो ग्रामीण बता रहे हैं वो यही कारण है कि यहां पर जिस तरीके से जो हेलंग बाईपास है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वहां से जो बाईपास बन रहा है, इसके बाद जो है यहां पर कुछ ब्लास्टिंग हुई और लोगों का ये आरोप है कि इन ब्लास्टिंग के बाद ही जो जोशीमठ में जो घर, होटल हैं, वहां पर दरारें बढ़ी हैं। ऐसे में निर्माण कार्यों को फिलहाल जोशीमठ में रोक दिया गया है। उसमें चाहे ये हेलंग का बाईपास हो या फिर एनटीपीसी में जो काम चल रहे थे वो हो या नगर पालिका के जो अन्य निर्माण कार्य थे, उन तमाम कामों को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जानकारी मिल रही है कि जब से इन निर्माण कार्यों को बंद किया गया है, तब से लोग ये भी मान रहे हैं कि उसके बाद कोई बड़ी दरार नहीं देखी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो निर्माण कार्य हैं, चाहे बाईपास का काम हो, एनटीपीसी का काम हो, जो जल विद्युत परियोजना है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है यहाँ के लिए और कई वर्षों से इन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये जो बाईपास बन रहा था, बद्रीनाथ आने जाने वाले यात्रियों के लिए इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। लेकिन किस तरीके से जोशीमठ का जो अस्तित्व है वो सरकार बचा पाएगी, किस तरीके से यहाँ पर एक ऐसा प्लान तैयार किया जाएगा कि जोशीमठ का अस्तित्व भी बचा रहे और तमाम जो ये यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं इनको भी कराया जा सके। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि केंतुरा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। एक और ताजा अपडेट आपको दे दें, प्रयागराज से उच्च शिक्षा निदेशालय नहीं हटाया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ ट्रांसफर नहीं होगा। गलत आदेश जारी करने की भी अब जांच होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रयागराज से उच्च शिक्षा निदेशालय लखनऊ स्थानांतरित नहीं होगा। कोई नया कार्यालय आए, जो है वो नहीं जाए। यही प्रयास था, है और रहेगा। गलत आदेश जारी करने की भी जांच होगी।
हैशटैग गौरव है राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय। एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से है। कांग्रेस चलाएगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। राहुल गांधी का संदेश लेकर हर बूथ तक जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। 2 महीने तक चलाया जाएगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो रणनीति तैयार की है उसमें यह बहुत अहम माना जा रहा है। हर ब्लॉक में करीब 1 महीने का यह अभियान चलेगा। इसमें कांग्रेस नेता हर बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे। केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले कई यात्राएं और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत हर प्रदेश में कई यात्राएं निकाली जाएंगी और कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा को भी एक अहम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। प्रियंका गांधी सभी प्रदेशों की राजधानी में यात्राएं निकालेंगी। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले हैं साक्षी महाराज। देश के टुकड़े करने वाले निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस भारत जोड़ने का नाटक कर रही है। छोटे मोटे दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेंढकों को कभी एक तराजू में तोला नहीं जा सकता। देश कांग्रेस मुक्त होने वाला है, साक्षी महाराज कह रहे हैं। आक्रमण किया है उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर और तीखे हमले किए हैं कांग्रेस पार्टी पर। बीजेपी एमपी साक्षी महाराज ने, वो कहते हैं कि मेंढकों को कभी एक तराजू में रखा नहीं जा सकता। लोगों ने देश के 2 टुकड़े कराए। जो फूट डालो राज्य करो की संस्कृति में विश्वास रखते हैं, लाखों हिंदुओं के कत्ल का इल्जाम जिन पर जाता है, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने का आरोप जिन पर जाता है, हजारों सिखों के कत्ल करने का इल्जाम जिस पर जाता है, आज वो भारत जोड़ने का नाटक कर रहे हैं। तो ये केवल जोड़ने का नाटक नहीं है, अपनी इमेज बचाने का एक तरीका है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी है। इसको लेकर राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने कांग्रेस पर प्रहार किया। साथ साथ भाजपा के मंत्रियों की लोकसभा सीटों पर प्रवास को लेकर एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी। हमारे साथ में राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। ब्रजेश जी, पहले भारत जोड़ो यात्रा खुद राहुल गांधी मैदान में, और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू करने आ रही है कांग्रेस। प्रियंका गांधी भी उसमें मुख्य भूमिका में रहेंगी। जिस भारत जोड़ो यात्रा की आप बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे राजनीतिक दल का एक अपने राजनीतिक विषय को लेकर के वो लोग यात्रा पे हैं। उस पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता मेरे लिए ज़रूरी है। और आपने उसकी चर्चा छेड़ी है, तो उन कांग्रेस के नेताओं से ज़रा ये पूछिएगा कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और उस उत्तर प्रदेश को उनकी यात्रा में मात्र 3 दिन मिले हैं। उनकी गंभीरता उत्तर प्रदेश को लेकर के कितनी है, ये स्वयं इससे समझ में आती है। और ये एक राजनीतिक दल का अपना अपना एजेंडा और अपने अपने कार्यक्रम तय करते हैं। इस पर मुझे बोलने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस नहीं होती है। एक के बाद एक बड़े बड़े अभियान लेकर जिस तरह से कांग्रेस आ रही है, कहीं आप लोग के लिए चुनौती तो नहीं बढ़ेगी? हमने कहा ना, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर है। और 2014 के बाद देश के जनमानस ने विकास की राजनीति को कैसे सबके साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ जोड़ा जाता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की 125 करोड़ से ज़्यादा जनता ने देखा है। और 14 के बाद देश की जनता ने महसूस किया है कि जिस रफ्तार से 14 के बाद देश ने विकास की गति को पकड़ा है, यदि इतनी चिंता पूर्व की कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्रियों ने कर ली होती तो आज देश कहीं और आगे होता। जहाँ तक बात करें भाजपा की तैयारी की, तो उन्होंने कहा कि हर समय भाजपा के लोग काम करते रहते हैं और 2024 के लिए भी पार्टी पूरी तरह तैयार है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताने पर बोले हैं सांसद अफजाल अंसारी।
गाजीपुर की जनता ने बुलडोजर की शांति को दिखा दिया है। मुंबई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया था। इसके जवाब में माफिया मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता ने गाजीपुर क्षेत्र में बुलडोजर की शांति को दिखा दिया। यहाँ के सभी विधानसभा से भाजपा गायब हो गई और लोकसभा के चुनाव में अगल बगल चंदौली, बनारस, आजमगढ़, मऊ, भदोही, सोनभद्र, बलिया और सलेमपुर की सीटें बचा लें तो बढ़िया है। विधानसभा से पहले सबसे बेसी बुलडोजर गाजीपुर चलल। अब विधानसभा में गाजीपुर का जनता बुलडोजर प्रतीक मान के अब योगी जी का पेट भर दिया। आज लोकसभा जना बता तो ये अगलो बगल में चाहे चंदौली, चाहे सोनभद्र, चाहे भदोही, चाहे मछली शहर और जो बच गई थी सीट बलिया, सलेमपुर, अब यहो सीट बचा लन तो बहुत बड़ी बात है। हार्ट अटैक से हो रही मौतों के बाद जागा है एलएसपी कार्डियोलॉजी। लोगों को बचाने के लिए सहायता नंबर भी जारी किया गया है। नंबर आप नोट करिए 7380996666। इस पर कॉल करके सहायता ली जा सकती है। हम आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं, खासकर कानपुर के लोग। और ये हेल्पलाइन नंबर है। ठंड के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे हैं, खासकर ये उन मरीजों और उनसे संबंधित लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जागा है और उसने ये नंबर जारी किया है। आपकी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं। लक्ष्मीपति सिंघानिया अस्पताल का जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने ये नंबर जारी किया है। अगली अपडेट उन्नाव से है। तेंदुआ दिखने के बाद वहां पर लोग खौफ में हैं। खेत में चहलकदमी करते दिखाई दिया है तेंदुआ और खेत में मौजूद किसान ने इस तेंदुए का वीडियो बना लिया है। वन विभाग को इस तेंदुए की मौजूदगी की जानकारी दी गई है और पुलिस ने ग्रामीणों से रात में खेत पर न जाने की अपील की है। जी, उन्नाव में ऐसा हुआ है, ये वीडियो बनाया गया है। खेत में चहलकदमी करते हुए तेंदुआ देखा जा सकता है और इस वीडियो के सामने आने के बाद, इस खबर के फैलने के बाद लोग वहां पर दहशत में हैं। वन विभाग को इस तेंदुए की मौजूदगी की जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने ग्रामीणों से रात में खेत पर न जाने की अपील की है। उन्नाव का ये वीडियो, वहीं से खबर। तेंदुआ दिखने के बाद इलाके के लोग खौफ में आ गए हैं, बहुत स्वाभाविक। ये वीडियो खेत में मौजूद किसान ने बनाया है और इसमें तेंदुआ बहुत साफ देखा जा सकता है खेत में चहलकदमी करता हुआ। वन विभाग को इस बात की सूचना दे दी गई है। पुलिस भी सक्रिय है। लोगों से उसने अपील की है कि वो रात में खेतों में न जाएं। और बॉलीवुड की मस्त गर्ल रवीना टंडन का कानपुर प्राणी उद्यान की बाघिन पर प्यार उमड़ आया है। रवीना टंडन ने नन्ही बाघिन के लिए हीटर और दवाइयां भेजी, साथ साथ कानपुर प्राणी उद्यान को एक प्रस्ताव भी भेजा है। रवीना टंडन ने बाघिन को गोद लेने की इच्छा जाहिर की और गोद लेने पर बाघिन का नाम रवीना रखने का प्रस्ताव भेजा है। कानपुर प्राणी उद्यान में पल रही नन्ही बाघिन पर रवीना टंडन, फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन का प्यार उमड़ पड़ा है और उसके लिए रवीना टंडन की तरफ से सप्लीमेंट्स और फिटनेस के लिए तमाम उपकरण भेजे गए हैं। हीटर भेजा गया है। ये वही बाघिन है जिसका नाम फिलहाल कानपुर प्राणी उद्यान में नहीं रखा गया है, लेकिन चर्चा भी इस तरीके की चल रही है कि इसका नाम रवीना टंडन के नाम पर रखा जा सकता है। लेकिन इसके बीच रवीना टंडन का जो प्रेम है, प्यार है और क्या उन्होंने सौगात भेजी है कानपुर प्राणी उद्यान में इस बाघिन के लिए, बात करते हैं जो रेंज ऑफिसर हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हैं नावेद साहब, उनसे बात करते हैं। नावेद साहब, क्या भेजा गया है इसके लिए? हाँ, मैडम ने इसके लिए हीटर भेजे हैं और सप्लीमेंट्स भेजे हैं, मल्टीविटामिन्स। तो खाली इसी के लिए नहीं, और भी हमारे जो जानवर हैं सभी के लिए इन्होंने किया है, जिसके लिए हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। कहाँ से पकड़ा गया था इसको, कहाँ से लेके आए थे आप? इसको पीटीआर से रेस्क्यू किया गया है। एक्चुअली अपनी माँ से बिछड़ गई थी, तो कुछ दिन तो पहले प्रयास किया गया कि ये मतलब माँ से मिल जाए, लेकिन जब उसमें सफलता नहीं मिली तो फिर इसको फिर यही ऑप्शन था कि इसको फिर रेस्क्यू करके यहाँ भेजा गया है। कितने मंथ की है ये? पीलीभीत से लेके आए थे आप? हाँ, पीलीभीत से आई है और लगभग ये 8 महीने की है। तो क्योंकि अभी छोटी काफ़ी है तो अभी खुद शिकार करने लायक नहीं है, तो इसीलिए इसको यहाँ रेस्क्यू करके यहाँ भेजा गया ताकि इसको इसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। हालत फिलहाल कैसी थी? डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर नासिर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जब लाया गया था तो कब लाया गया था और क्या हालत थी इसकी?
देखिए, जो अभी इसको दिसंबर माह में लाया गया है तो ये बहुत ही वीक थी, डिहाइड्रेटेड थी और कैचेटिक कंडीशन में थी। और ये क्योंकि ये माँ से बिछड़ गई थी तो खाना फीड अपने से कर नहीं पा रही थी, जो भी सड़ा गला कहीं से मिल रहा था तो खा रही थी। थोड़ा इन्फेक्शन भी था इसको, तो हमें कह सकते बहुत ही वीक थी। वज़न इसके जो एज के अनुसार जो वेट होना चाहिए वो अंडर वेट थी। कितना था उसमें? उस समय ये करीब ये 10 केजी के लगभग थी और अभी इसका वेट करीब 12 केजी प्लस गया है। एक प्रपोजल भी भेजा गया है। पहले इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, लेकिन अब जो सप्लीमेंट्स, दवाइयाँ, हीटर भेजे गए हैं उससे हालत और ज़्यादा दुरुस्त होगी। कुछ और भी जो जानवर हैं उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्रपोजल ये कानपुर प्राणी उद्यान की तरफ से भेजा गया है कि अगर रवीना टंडन इसको अडॉप्ट कर लेती हैं तो उसके नाम पर, रवीना के नाम पर इसका नाम भी रवीना रख दिया जाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।